और जिस हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की, इस देश के साथ मजाक किया, इस देश के संविधान के साथ मजाक किया, इस देश के मुंह पे तमाचा मारा है नरेंद्र मोदी ने। दूसरे नंबर कौन आता है? अमित शाह। और इन लोगों ने मजाक बना लिया। इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी दुरुपयोग हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक भी नोटिस नहीं दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बेहूदी बात की है नरेंद्र मोदी ने कि इलेक्शन कमीशन आंख मूंदे बैठा है, और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से आंख मूंदे हुए बैठी। तभी हो सकता देश में ऐसा काम, वैसे नहीं हो सकता। इतनी ही बराबर की दोषी हैं इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं देश की शंकाओं को दूर करते? बार बार कहीं पे मशीनें बदली जा रही हैं, कहीं पे फेक वोटिंग हो रही है, कहीं एक ही पार्टी को वोट जा रही है, कहीं पे नाग की तरह भाषण दे रहे हैं, जहर फेंक रहे हैं अपने मुंह से, और बात करते हैं भारत माता की, वसुदेव कुटुंबकम की। ये सारे के सारे देश के संविधान के दोषी हैं, अपराधी हैं। किसी के बाप का राशन है क्या? ये बेहूदी बात अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह से आती है कि मैं 5 किलो राशन देता हूँ, वो किसी नरेंद्र मोदी के बाप का है क्या? नरेंद्र मोदी जो बात करें वो हिटलर से भी आगे बड़ी डिक्टेटरशिप की बात करें। देश को इससे बचना होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसा कि आपको पता है, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, मात्र एक चरण अब बचा हुआ है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, और ये विडंबना है देश की कि जिस संस्था को किसी दूसरे को उसकी गलती के लिए कटघरे में खड़ा करना था, आज वही संस्था कटघरे में खड़ा है। और देश इस बात के लिए, जनता इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं? 17C फॉर्म क्या है? क्यों चुनाव आयोग ये सामने नहीं लाना चाहता? ये सारी चीजें समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, पहले बताइए कि जो 17C है, जो मेन डेटा है, वो क्यों चुनाव आयोग सामने नहीं करना चाहता? कह रहा है कि दुरुपयोग हो जाएंगे। क्या समाधान है इसके? ये बेवकूफ़ी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और मैं तो साथ में ये भी कहता हूँ, मुझे तो इस पे भी बड़ा हंसी आई सुप्रीम कोर्ट पे भी, कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझ में नहीं आई। इतनी सिंपल सी बात है। जो 17C फॉर्म वहाँ इसलिए दिया जाता है ताकि जो एजेंट होते हैं या जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उनके प्रतिनिधि जो होते हैं, उनको ये दिया जाता है भाई कितनी वोट यहाँ पर पोल हुई है, उसकी एक डिटेल दी जाती है। वो तो अपने आप में पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। जब पब्लिक के किसी आदमी से, जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो पब्लिक के लोग हैं, उनके एजेंट पब्लिक के लोग हैं, जब उनको दिया जाता है तो उसमें प्राइवेसी कहाँ रह गई? और ये देश है जिसमें RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी है, और इसी लॉ में, इसी रूल्स में दूसरी जगह ये भी है, और लोग भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इससे, इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन। तो ये काम पहले भी होता रहा है। लेकिन पुराने चुनाव आयोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम डेटा सार्वजनिक करें। बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया देश को, और अपनी बात को अपने तरीके से उन्होंने कहने की कोशिश की। उनके एफिडेविट में भी इस तरह की, और इस तरह का भी स्टैचूटरी नहीं है। और स्टैचूट को समझता कौन है? वकील और देश के लोग। हमेशा स्टैचूट की बात को, और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस बात को ना समझे, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है देश की। वरना सिंपल सी, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं। आम आदमी, आम इंसान देश का इमीडिएट समझता है। जो एजेंट को दी जाती है चीज़, वो पूरे एजेंट बाहर बताता है, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे बूथ के बाहर बताता है इतनी वोटें पोल हुई हैं, देखो। वो इसीलिए तो बताता है। वो इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी पब्लिक में होती है। उस इन्फॉर्मेशन को पेस्ट ना करना डिजिटल इंडिया के अंदर, जो पहले होता रहा है, वैसे भी ये कोई नई बात नहीं थी। इस बार तो छुपाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डे बाय डे अपने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने में और आगे की ओर गति करनी होती है, और आगे ट्रांसपेरेंसी की होती है, और आगे इस तरह के कानून, इस तरह का प्रोसीजर, इस तरह के तौर तरीके अपनाने चाहिए जिससे हमारा देश 100% मतदान की ओर बढ़े। मतदान तो नहीं बढ़ रहा है देश का, तो इसका मतलब है कहीं दाल में काला, नियत में खोट इन लोगों की। और जिस हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की, इस देश के साथ मजाक किया, इस देश के संविधान के साथ मजाक किया, इस देश के मुंह पे तमाचा मारा है नरेंद्र मोदी ने, बीइंग प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कंटेम्प्ट की है, अपने पद का दुरुपयोग किया है। ही इज़ द क्रिमिनल ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर को जो काम करना चाहिए उसके विपरीत काम होता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी भाषा शैली भी इलेक्शन में उसी तरह की है जो एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन नपुंसक नज़र आया, और एक तरह से, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, एक तरह से
पीएमओ की तरफ से कोई ना कोई इशारा आता है किसी और दूत के जरिए, अगर उनके सारे के सारे ऑडियो वीडियो टेलीफोन और सब कुछ उनका वो देश के सामने रखा जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन का पता चल जाएगा किससे बात करता, किससे निर्देशित होता है ये आदमी। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अंदर पीएमओ के लोग बैठे हुए हैं, पीएमओ चला रहे हैं चुनाव आयोग? मैं ये कह रहा हूँ यस, चुनाव आयोग खुद चुनाव आयोग नहीं चला रहा है, कोई और चला रहा है, किसी और के इशारे पे काम कर रहा है और इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। कौन कौन हो सकता है इस देश में? तो अभी लोग कहते हैं गुजराती जोड़ी के नाम से, और उसमें जोड़ी में कौन प्रमुख है? नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर कौन आता है? अमित शाह। और इन लोगों ने मजाक बना लिया। इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी दुरुपयोग हो रहा है, और इंटेलिजेंस एजेंसी जो देश की सुरक्षा और देश में भाईचारे के लिए काम करना चाहिए, वो देश में किसकी सत्ता में कौन आदमी सत्ता में बना रहे, उसकी सरकार तोड़ने तोड़वाने में, बनने बनवाने में और देश पे कब्जा करने में, देश के इलेक्शन कमीशन के जरिए गड़बड़ करने कराने में सब लोग लगे हुए हैं। देश का ऐसा मानना है। वकील सुप्रीम कोर्ट के इस बात को डिस्कस करते हैं और ये बातें वहीं से पैदा होती हैं, इनके आचरण से, इनके कर्म से सब देश को पता चल रहा है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक भी नोटिस नहीं दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बेहूदी बात की है, नरेंद्र मोदी ने इतनी बेहूदी बात, इस देश कैसे बर्दाश्त कर रहा है, देश के बर्दाश्त से बाहर हैं। और हमारी कोर्टें भी चुप है, इलेक्शन कमीशन भी चुप है, हाई कोर्ट्स भी चुप है, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। इस देश में सबसे पहले तो काम करना पड़ेगा जहाँ देश के लोगों की बात ना सुनी जाए, सरकार की तरफ झुकाव हो जिन जजों का, वो अक्यूज्ड हैं, वो एक तरह से अपराधी हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। कैसे डिग्निटी खराब होती है कोर्टों के, कोर्ट पे विश्वास कम होता है देश का, इसलिए ऐसे सारे जज जो भी हो, चाहे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी हो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी हैं और उन पे इस तरह के मुकदमे चलने चाहिए और उन लोगों से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। इस्तीफ़ा ना दे तो इम्पीचमेंट उनकी होनी चाहिए। वहाँ भी नहीं है तो ऐसे जजेस को कोलिजियम में शामिल नहीं करना चाहिए फ्यूचर में, और ना ही देश का चीफ जस्टिस बनने देना चाहिए। और देश के वकील इन बातों को अब समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूचर में जो भी जज देश के साथ नहीं खड़ा होगा, जो भी जज संविधान के साथ नहीं खड़ी होगी, जो भी जज फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में अपना रोल अदा नहीं कर पाएंगी, या जो भी कोर्टें, उन सब के खिलाफ इस देश के वकील भी और देश की जनता खड़ी होगी और उन सब के साथ देश की जनता न्याय करेगी। आपने कहा कि चुनाव आयोग लगाम नहीं लगा रहा। हाल ही में चुनाव आयोग ने पत्र लिखा था जेपी नड्डा को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, और उसने कहा कि अपने अपने प्रचारकों को रोकिए, धर्म पे बात ना करें, संविधान पे बात ना करें, अग्निवीर योजना पे बात ना करें। चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है। जिस तरह से जैसे वो इंडिपेंडेंट, जितना हमने संविधान ने उनको पावर दी हुई है, संविधान के हिसाब से बिल्कुल काम नहीं करे, वो असंवैधानिक, वो अपराधी हैं, इस देश के अपराधी हैं और संविधान के अपराधी हैं। उनको इस बात की ज़रूर सज़ा मिलेगी। कैसे मिलेगी वो अभी मैं बता नहीं पाऊँगा। ऐसे आदमियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो कुछ भी कानून बना लें या कुछ भी कानून उनके लिए बनाया गया कि जो मर्जी बदमाशी करो, जो गड़बड़ करो, फेवर करो, या इलेक्शन एक बार जीत दो, डिक्लेयर करा दो, और वो जिस तरह के एफिडेविट कोर्ट में दे रहे हैं कि बाद में इलेक्शन पटिशन फाइल कर देना, यानी चोर चोरी से जीत जाए, और जो आदमी ईमानदार हैं, जिनको जनता ने जिताया, उनको तुम हरा दो, और वो फिर वह असली में जनता ने जिनको जिताया था वही फिर इलेक्शन पटिशन फाइल करें हारे हुए कैंडिडेट की तरह। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बदमाशी अगर इस काम को होने दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस देश की अपराधी होगी। और ख़ासतौर पे वो जज जो बेंच में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। देश त्राही त्राही मच रही है, देश बहुत टेंशन में है, देश फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता है। किसने किसको वोट दिया, ये कहाँ का मशीनें बदलने का और इस तरह की बकवासबाजी, कहीं पे राम की मूर्तियाँ, हम राम को लाए हैं और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरह की बेहूदगी इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन आंख मूंदे बैठा है और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से आंख मूंदे हुए बैठी। तभी हो सकता देश में ऐसा काम, वैसे नहीं हो सकता। इतनी ही बराबर की दोषी हैं इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एक सवाल जो है ये है, आपने कहा कि मतदान के जो प्रतिशत तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो डर क्यों रहा है? मतदान के प्रतिशत जो है वो भले ना बढ़ रहा हो, लेकिन आंकड़ों की प्रतिशत जरूर बढ़ जाती है। रियल टाइम डेटा और टोटल डेटा जब आता है 10-11 दिनों के बीच में चुनाव आयोग से,
तो पहले कुछ कम रहता है, बाद में जो आता है वो 6 से 9% के बीच में बढ़ा हुआ डेटा रहता है। यानी 1,07,00,000 जो पिछली गिनती हुई थी उसमें वो वोट बढ़ गए थे। अभी अभी डाटा जो आया है, लोग लगे हुए हैं उसका भी एनालाइज करने में, उसका बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। बहुत सारे लोग जो लगे हुए हैं उस डाटे को चेक कर रहे हैं, और एक तरह से जिनके पास 87 फार्म हैं उन फार्मों के आधार पे भी कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत कुछ गड़बड़ पकड़े मिलेगी इसमें, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में गड़बड़ पकड़ी गई है, इसी तरह चोरी चकारी इसमें पकड़ी जाएगी। बहुत सारे लोग इसमें नंगे होंगे और इलाज होगा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके तो बयान से, उसके शकल से अपने आप दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं उनके अंदर वो पाक साफ वो आदमी नहीं है। और जैसे एक जो आदमी जनता के प्रश्नों से बचने वाला होता है या जिसके अंदर कोई चोरी की भावना होती है, उस तरह के उनके चेहरे पे स्पष्ट नज़र आता है, क्योंकि चेहरा जुबान से भी ज़्यादा बोलता है। क्यों नहीं वो रोज़ डेली 5 मिनट 10 मिनट प्रेस के सामने पेश होते? उनकी ड्यूटी है। वो बादशाह थोड़ा इस देश का नौकर है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नौकर है इस देश का नौकर है वो। और संविधान के तहत हमने उसको एक जिम्मेवारी दी हुई है, देश की जनता ने। वो जिम्मेवारी नहीं निभाएगा तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा और वो आदमी को सज़ा दी जाएगी इस देश में, और ये देश सज़ा देगा। वो कानून की पकड़ में आएगा ये आदमी। नहीं तो 3 इलेक्शन कमिश्नर क्या है, कम से कम एक की ड्यूटी लगानी चाहिए। एक स्पोक्स पर्सन भी तो होता है हर डिपार्टमेंट में, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी तो होता है। क्यों नहीं देश की शंकाओं को दूर करते? बार बार कहीं पे मशीनें बदली जा रही हैं, कहीं पे फेक वोटिंग हो रही है, कहीं एक ही पार्टी को वोट जा रही है, कहीं पे भाषण, जहरीले भाषण, एक नाग की तरह भाषण दे रहे हैं, जहर फेंक रहे हैं अपने मुंह से, और बात करते हैं भारत माता की, वसुदेव कुटुंबकम की। ये सारे के सारे देश के संविधान के दोषी हैं, अपराधी हैं। आज के दिन देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसमें सर्वोत्तम, सबसे अग्रिम श्रेणी का आदमी है, जो देश के संविधान को तार तार करने में लगा हुआ है और देश के संविधान का अपराधी है। अब तो कह रहे हैं कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे वोट दीजिए। किसी के बाप का राशन है क्या? ये बेहुदी बात अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुंह से आती है कि मैं 5 किलो राशन देता हूँ, वो किसी नरेंद्र मोदी के बाप का है क्या? देश का राशन, देश के लोग, परिवार में अगर किसी के पास कोई पीछे हो, उसकी फसल अच्छी ना हुई हो या उसको तनख्वाह नहीं मिली हो, किसी भाई को, एक बड़ा भाई दूसरे के पास अगर अनाज नहीं देगा अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को? हमारी ड्यूटी है। इस देश में अगर अनाज हो रहा तो इस देश के खून पसीने से पैदा हुआ है। वो किसान मजदूर सब मिलके, उसमें बहुत लोगों का योगदान है, तो वो अनाज पैदा होता है। वो कहीं किसी स्टेट में होता, किसी में नहीं होता। कहीं अकाल पड़ जाए तो तब पूरे देश को राशन नहीं देंगे क्या? पूरा परिवार, एक परिवार 140 करोड़ लोगों का, और ये तो एक निमित्त मात्र है। नरेंद्र मोदी एक निमित्त मात्र है, एक पोस्ट पे बैठा हुआ चंद दिनों का मेहमान है। अगर ये कहीं मैं राशन देता हूँ या मेरी सरकार, किसी के बाप की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की कोई सरकार नहीं, ना किसी पीएम की कोई सरकार होती है। वो नॉनसेंस सेंटेंस व्यक्त करते हैं, वो अपराधी है। मैं तो कहूँ बैन लगाना पड़ेगा इस देश में कि मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस सरकार, फलाने की सरकार या फलाने, ये अपने आप में असंवैधानिक बात है। और ये एक और बात कहते हैं वो, अरे मैं तो इधर हूँ, हमारी पार्टी में तो मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, वहाँ कौन है? ये भी बकवास है उनकी। इस देश का संविधान प्राइम मिनिस्टर के नाम को घोषणा करने की बात नहीं करता। वो करता है पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, उनका मुखिया, हाउस का मुखिया जिसके साथ ज़्यादा लोग होंगे, या तो सर्वसम्मति से होगा या जिसके साथ ज़्यादा होंगे, ही विल बी द चीफ ऑफ द गवर्नमेंट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो, एक तरह से कार्यकारी इंजीनियर जो होते हैं ना, वही पोस्ट है उनकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी की बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी XYZ किसी भी पार्टी की सरकार नहीं होती। सरकार स्टेट की होती है या देश की सरकार होती है। देश की सरकार का मतलब देश के लोगों की सरकार, और राज्य की सरकार मतलब उस राज्य के लोगों की सरकार। इसलिए किसी को बहम ना रहे, ये नॉनसेंस है, ये उसकी तरफ है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। व्यक्तिवाद को हमारा संविधान जूते मारता है, और ये बार बार प्राइम मिनिस्टर भी व्यक्तिवाद की बात करता है। ये नॉनसेंस है, ये असंवैधानिक बात करता है, करने ही नहीं चाहिए। इस देश में ना प्राइम मिनिस्टर का करने, या कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ा है कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुना जाता है या प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चुना जाता है। जिसको हम डायरेक्ट नहीं चुनते उसका नाम घोषणा करने की जरूरत नहीं है। जो ये घोषणा करते हैं ये भी ड्रामा करते हैं, देश में डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान करने की करते हैं, एक जाति वर्सेस दूसरी जाति करने का। ये सब जो समीकरण बनाने वाले लोग हैं, ये देश के दुश्मन लोग हैं, संविधान के दुश्मन लोग हैं। इस देश में का कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक इस देश का उतना ही सपूत है जितना XYZ, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई और भी हो। तो सब लोग, और वहाँ पर कोई कास्ट और क्रीड कुछ नहीं है, छोटे मसलों के लिए हो सकते हैं।
वरना कास्ट क्रीड का कोई और सेक्स का, मेल है कि फीमेल है, कोई मायने नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग इस देश के सामूहिक तौर पे ट्रस्टी हैं अगली जनरेशनों के लिए। और इस तरह की बात जितनी मोदी जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो बात करें, वो हिटलर से भी आगे बड़ी डिक्टेटरशिप की बात करें। देश को इससे बचना होगा, सावधान होना होगा। ऐसे किसी भी नेता से इंडिविजुअल के नारे लगाने की बात नहीं करता ये संविधान पूरे देश की जय की बात करता है। एक सवाल लूंगी, आपने अपने वक्तव्य में कहा चंद दिनों के, वो तो 2047 तक के प्लान बना के बैठे हैं, और वहीं जेपी नड्डा 5 चरणों के चुनाव के बाद से ही बयान दे रहे हैं कि मोदी जी ने तो 5 चरणों में ही 300 पार कर लिया है, हमारा लक्ष्य 400 पार था, 5 चरणों में 300 पार हो चुका है। मशीन की गड़बड़ के बिना कोई और दूसरी ताकत नहीं है जो इनको जिता दे, और मशीन में गड़बड़ की वजह से अगर ये जीत गए तो इसमें देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ दोषी साबित होंगे, क्योंकि जनता इनके खिलाफ है। जनता चुनाव लड़ रही है। किस बात का चुनाव? सिर्फ सीजेआई को दोषी ठहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, क्योंकि उनकी मानसिकता एक डिक्टेटर वाली मानसिकता है, उनकी मानसिकता एक डिविजिव देश को बांटने की मानसिकता है। ऐसी मानसिकता का स्वागत इस देश में नहीं होगा। ऐसी मानसिकता को ये देश जूते मारेगा। एक आखिरी सवाल लूंगी, ये 10 दिनों में जो आंकड़े बढ़ जाते हैं चुनाव आयोग के, आखिर ऐसा क्या होता है 10 दिनों में कि आंकड़े बढ़ जाते हैं, जनता समझ नहीं पा रही है? ये तो समझना अब कोर्ट का काम है, जनता तो समझ रही है। कोर्ट भी तो उसी के साथ है, कह रहे हैं कि बीच चुनाव में नहीं कह सकते आंकड़े जारी। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल बकवास है। अगर कोई जज ये कहता है बीच इलेक्शन में कुछ नहीं कर सकते, बीच इलेक्शन में इलेक्शनों को रोकना ठीक नहीं है देश के लिए, इससे हम भी सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बीच इलेक्शन में कोई गड़बड़ करे डंके की चोट पे और आप ये कहो कि बाद में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर देना, हम डिसाइड करेंगे, अरे भाई ये तो नॉनसेंस है। दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात कहे हम बीच में प्रोसेस को, प्रोसीजर को, अरे भाई प्रोसेस और प्रोसीजर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो अगर नहीं होंगे तो ये बात शोभा नहीं देती। ये भाषा सरकारी भाषा है, ये किसी जज की भाषा नहीं हो सकती, ये संविधान की भाषा नहीं है। ऐसे जजों को बचना चाहिए और ऐसे जजों पे भी नज़र है इस देश की जनता की, सब देख रहा है देश। ठीक है, तो आपने सुना किस तरीके से इस देश के करोड़ों करोड़ जनता के साथ, उनके मत के साथ, उनके वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि हम बीच इलेक्शन में कुछ नहीं कर सकते। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।